अस्सलाम वालेकुम मेरे ज़ियाबीतिस के दोस्तों। मैं डॉक्टर तौकीर अहमद मलिक इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। इंटरनेशनल डायबिटिक फूड सेंटर इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर सानिया बशीर का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपसे ये इंट्रोडक्शन कर सकूँ। आज के सेशन का मकसद ये है कि हम डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानें और उसकी वजह से जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उसको समझने में आसानी हो। इसके अलावा शुगर की वजह से जो पाँव ख़राब हो जाते हैं उसके बारे में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में उसके बारे में समझा सकूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जैसे कि बताया कि मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद मलिक है। मैं इससे पहले सऊदी अरब में काम किया है तकरीबन 20 से 25 साल। वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में जद्दा में मैंने डायबिटिक फूड सेंटर में एज अ हेड वहाँ पे काम करता रहा हूँ और वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रही है कि पाँव और टांगे कटने से बचा दूँ। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मुझे वहाँ ज्वाइन करने से पहले डायबिटिक फूड सेंटर को वहाँ पे एक साल में मिलिट्री हॉस्पिटल जद्दा में एक साल में तकरीबन 170-180 टांगें कट रही थी। लेकिन जब हमने 2008 में उसको ज्वाइन किया डायबिटिक फूड को, तो वो इम्पुटेशन 6 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 30 से 40 तक एक साल के अंदर आ गई। तो ये था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अब पिछले एक साल से मैं यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ ताकि अपने मुल्क की अपने आवाम की खिदमत कर सकूँ। आपको पता है कि डायबिटीज़ एक पेचीदा मर्ज़ है। तकरीबन हर शख्स को हर घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा है जिसको डायबिटीज़ है। अगर दुनिया में देखें तो दुनिया में तकरीबन हर 10 में से एक बंदे को शुगर का मर्ज़ लाहिक है। अगर हम उसको पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन हर 6 में से एक शख्स को शुगर का मर्ज़ लाहिक है। जैसे कि आपको मालूम है कि शुगर की 3 किस्में होती हैं। एक टाइप 1 होती है, फिर टाइप 2 होती है, फिर एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 वो होती है जो सिर्फ इंसुलिन से ही कंट्रोल होती है। टाइप 2 वो होती है जो थोड़ी सी बड़ी उम्र में होती है और वो टैबलेट्स पे चलती है और साथ साथ इंसुलिन भी उसमें इस्तेमाल होती है ताकि वो कंट्रोल हो सके। शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते तो उसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि सर से लेके पाँव तक हमें इसकी पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते तो हमें फालिज का ख़तरा रहता है, हमारी आँखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, हमारी दिल का मसला हो जाता है, हार्ट अटैक की बढ़ जाती है इंसिडेंट्स जो हैं, हमारे गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हमारी खून की गर्दिश मुतासिर होती है और सबसे आखिर में हमारे पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुगर की वजह से हमारे पाँव क्यों मुतासिर होते हैं। उसके लिए आपको ये समझाना चाहूँगा कि जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो हमारे जिस्म में, हमारे पाँव में 3 से 4 किस्म की तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। सबसे पहले तब्दीली ये होती है कि हमारे जो महसूस करने वाली रगें हैं, आसाब जिसे कहते हैं या नर्व्स कहते हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि जब शुगर ज़्यादा होती है तो उनमें खून की गर्दिश रुक जाती है। जब खून की गर्दिश मुतासिर होती है तो उसमें ऑक्सीजन, उनकी सप्लाई और उनकी खुराक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो एहतिजाज करती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होती हैं। जब उनकी खून की गर्दिश मुतासिर होती है तो वो हमें इस तरह एहतजाज करती हैं कि कुछ मरीज़ों को पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और कुछ मरीज़ों के पाँव में जलन होती है और कुछ मरीज़ों के पाँव में ऐसे महसूस होता है जैसे सुइयाँ चुभती हैं और कुछ मरीज़ों को ऐसे महसूस होता है जैसे उनके पाँव में चींटियाँ चल रही हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि उनके जूते उन्होंने पहने हुए या नहीं पहने हुए। वो बाज़ औक़ात बिस्तर में जूतों के साथ घुस जाते हैं या बाज़ार में चलते-चलते उनका जूता उतर जाता है जिससे उनको पता नहीं चलता। ये जो नर्व्स का प्रॉब्लम है, जो असाब का प्रॉब्लम है, तकरीबन 40 से 60% तक मरीज़ों को लाहिक होता है। ठीक जी।
दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारे पाँव की उंगलियों को या पाँव को हरकत देने वाले आज़ा हैं, जो उनके लिगामेंट्स हैं या उनके मसल्स हैं या उनकी बोन्स हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि पाँव की जो उंगली हैं उनकी साख्त बदलना शुरू हो जाती है। नॉर्मली हमारा ऐसा होता है कि पाँव की उंगलियां सीधी होती हैं, लेकिन शुगर की ज़्यादती की वजह से वो ऐसा ऐसा टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। जब वो टेढ़ी होती हैं तो सारा वज़न पाँव की उंगलियों पे पड़ना शुरू हो जाता है। पाँव की उंगलियां नीचे हो जाती हैं और अंगूठा ऐसा ऐसा पाँव का ऊपर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जब हम जूता पहनते हैं, जब चलते हैं, तो वो इन इन जगहों पे वज़न पड़ता है, जिसकी वजह से जिल्द जो है सख्त होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो फटना शुरू हो जाती है, और तंग जूतों की वजह से वो ज़ख्मी होने की रफ्तार बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पसीने वाले गदूद जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जो पूरे जिस्म में होते हैं, और ख़ास तौर पर पाँव में और टांगों में, वो मुतासिर हो जाते हैं। जब वो पाँव पसीने वाले गदूद मुतासिर होते हैं तो उससे क्या होता है कि जिल्द खुश्क रहना शुरू हो जाती है, जिसमें एड़ी का सबसे ज़्यादा हिस्सा मुतासिर होता है। जब एड़ी मुतासिर होती है, वहाँ पे खुश्की होती है, तो उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। जब एड़ी फटती है तो उससे क्या होता है कि उसमें जरासीम घुस सकते हैं, बैक्टीरिया घुस सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही उनको खून मिलता है या शुगर मिलती है, तो वो अपना इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें शुगर की ज़्यादती की वजह से नर्व्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव ख़तरे में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पाँव खुश्क रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फटते हैं, फटने से इन्फेक्शन की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि पाँव के साथ ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव इसकी वजह से रिस्क पे आ जाते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि जो उम्र के साथ साथ हमारे अंदर जो खून की गर्दिश है, पाँव के अंदर, टांगों के अंदर या पूरे जिस्म के अंदर, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं तो हमारे खून की रगें जो पहले खुली होती हैं, वो ऐसा ऐसा बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे बहुत सारे असबाब हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है। अगर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है तो वो ऐसा ऐसा तंग होना शुरू हो जाती हैं। अगर शुगर किसी को होती है और अनकंट्रोल होती है, कंट्रोल में नहीं होती, तो वो और ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाती है। अगर कोई मरीज़ सिगरेट पीते हैं या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो उनके तंग होने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब खून की गर्दिश रुक जाती है, तो उसके साथ पाँव का ज़ख्म जब बनता है, तो उसको ज़ख्म को भरने में, ज़ख्म को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो शुगर के मरीज़ों को लाहिक होती हैं, जिसकी वजह से पाँव मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाँव के प्रॉब्लम होते हैं तो उसके क्या मसाइल होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर की वजह से जो पाँव के ज़ख़म बनते हैं, उनकी रफ़्तार जो है बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोगों को पाँव के ज़ख़म बनते हैं। एक स्टडी ये आई थी कि जिसको भी शुगर होती है, उसको अब उसकी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक दफ़ा पाँव का ज़ख़म ज़रूर बनता है। जब वो पाँव का ज़ख़म बन जाता है तो उसके पीछे फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। जब पाँव का ज़ख़म बन जाता है, अगर उसको सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, उसको सही तरीके से इलाज ना किया जाए, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, गैंग्रीन होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि शुगर की वजह से जो टांगें कट रही हैं दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में कट रही हैं। एक स्टडी ये कहती है कि तकरीबन हर 20 से 30 सेकंड के बाद किसी न किसी की दुनिया में टांग कट रही है, शुगर की वजह से टांग या पाँव कट रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक, जो कि कंफर्म स्टडीज़ नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा हमारे मुल्क में टांगें कट रही हैं शुगर की वजह से, जिसमें पाँव भी हैं, टांगें भी हैं। तो ये परेशानी की बात है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये टांगें कटना, पाँव कटना, इनको हम बचा सकते हैं। ये बहुत ही सादा तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, शुगर को कंट्रोल करें, तो उससे हम अपने टांगों को बचा सकते हैं।
अगर किसी को ज़ख़म होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ख़म एक पेशेंट को नहीं हुआ, ज़ख़म पूरी फैमिली को हो जाता है। अगर किसी की टांग खुदा न खास्ता कटती है तो एक मरीज़ की टांग नहीं कटती, बल्कि पूरे ख़ानदान की टांग कट जाती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर घर में कोई ना कोई, तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा है जिसको शुगर है, और हर ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका पाँव या टांग मुतासिर हो चुकी है शुगर की वजह से। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें बचने की कोशिश करनी है, और बचना बहुत आसान है, जिससे हम अपनी टांगों को बचा सकते हैं, कटने से बचा सकते हैं, और अपने प्यारों को मोहताज होने से बचा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे वापस जाना चाहूँगा कि शुगर की वजह से हमें प्रॉब्लम क्यों होती है और ज़ख़म क्यों ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। हमें ये मालूम है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम, एक क़ुव्वत दिफ़ा अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। मैं उसको आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने आर्मी रखी है, फ़ौज रखी है, जिसको हम मेडिकल की ज़बान में TLC या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमारे अंदर फ़ौज होती है जो हमारी प्रोटेक्शन करती है। अब क्या होता है कि जैसे ही कहीं ज़ख़म होता है तो सबसे पहले उस जगह पे फ़ौज पहुँचती है। ठीक जी। वो फ़ौज जाके क्या करती है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो डेड मटेरियल होता है या मरा हुआ हिस्सा होता है, उसको साफ़ करने की कोशिश करती है। उसके पीछे-पीछे मज़दूर आते हैं, मज़दूर अपना सारा साज़ो सामान लेके आते हैं और आके उस जगह को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये मज़दूर आप मेडिकल के ज़बान में इनको फाइब्रोब्लास्ट कह सकते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़दूरों की इसमें आते हैं। तो अल्लाह ताला के निज़ाम है कि जब भी कोई ज़ख़म होता है तो सबसे पहले आर्मी पहुंचती है, उसके साथ-साथ मज़दूर पहुंचते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम शुगर कंट्रोल में नहीं रखते तो ये हमारी आर्मी ढीली हो जाती है, हमारी फ़ौज सुस्त हो जाती है, हमारे मज़दूर सुस्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अव्वल तो हमारी फ़ौज जो है, आर्मी है, अपने ज़ख़म वाली जगह पे पहुंच नहीं पाती। पहुंच पाए तो उसको जरासीम को पकड़ नहीं सकती, अगर पकड़ भी ले तो उनको मार नहीं सकती। तो इसी वजह से ज़ख़म बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मज़दूर भी सुस्त हो जाते हैं, वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर सकते। अब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हमारी किसी भी मुल्क की या हमारे पाकिस्तान की आर्मी को एक सप्लाई की ज़रूरत है, उनको हथियारों की ज़रूरत है, उनको खुराक की ज़रूरत है, उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी आर्मी है, उसको भी सप्लाई की ज़रूरत है। ये सप्लाई, मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी खुराक को कंट्रोल नहीं करेंगे, खुराक को अच्छा नहीं करेंगे, हम अपनी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल, उनको सही सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने मरीज़ों को ये हिदायत देता हूँ कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, और आपकी खुराक में सब्ज़ियाँ होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए, चिकन होनी चाहिए, मछली होनी चाहिए, सूप्स होने चाहिए, और ताज़ा फल फ्रूट होने चाहिए। जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे शुगर की कैफियत बदल जाती है। तो जितनी अच्छी शुगर हमारी रहेगी, जितना अच्छी खुराक हमारी रहेगी, उसमें क्या होता है कि हम अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने सर्कुलेशन सिस्टम को फ़ाल रख सकते हैं। अब मैं एक समझता हूँ कि अगर शुगर को हमने कंट्रोल करना है तो शुगर के साथ हमें समझौता करके चलना है। अगर हम शुगर को दोस्त बना के रखेंगे, उससे प्यार करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, तो शुगर भी हमारे साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आनी है। ये बात आप ज़हन में रख लें मेरे दोस्तों, कि शुगर ने पूरी ज़िंदगी भर साथ रहना है। शुगर ने, जब तक दुनिया में हमने रहना है, शुगर ने हमारे साथ रहना है। तो इसके साथ समझौता करके रखना है। जिस तरह एक घर में मियाँ बीवी होते हैं, अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू करें, हर वक्त उनके लड़ाई झगड़ा हो, तो उससे क्या होता है कि घर का माहौल ख़राब होता है, बच्चे ख़राब होते हैं। इसी तरह अगर हम शुगर से झगड़ा करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, उसे कोसने देते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अपना, हमारे जिस्म को ख़राब करना शुरू कर देती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जिस्म में दिमाग है, आँखें हैं, दिल है, हमारे गुर्दे हैं, हमारी टांग हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम शुगर से दोस्ती करें, उसको दोस्त बना के रखें, तो वो भी हमें दोस्त बना के रखेगी। शुगर हमारी दुश्मन नहीं है, शुगर हमारे साथ
चलना है। शुगर एक समझौता है, अगर हम शुगर को बीमारी समझेंगे तो हम परेशान रहेंगे, शुगर के साथ समझौता करके रखेंगे तो हम आसानी से ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। मैं एक अपने मरीज़ों से ये भी कहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हों तो अपने दिल की एक आवाज़ सुन लिया करें। दिल से एक आवाज़ आती है कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर दिल ये कहे कि ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ मेरे हक में बेहतर नहीं है, तो उसको छोड़ दें। उससे क्या होता है कि आपको कंट्रोल करने में आसानी रहती है। आप सब्जियाँ खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, आप माल्टा खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, अल्लाह की सारी नेमतें आप खा सकते हैं। सिर्फ मिठाइयों के पीछे पड़ के हम अपनी सेहत को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो शुगर कंट्रोल होती है तो हमारी आर्मी सही रहती है, हमारे आज़ाद सही रहते हैं, हमारी टांगें सही रहती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शुगर की वजह से पाँव में जो 3 या 4 तब्दीलियाँ आती हैं, उनके पेश नज़र हमने इनसे बचने की कोशिश करनी है। अब आइए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं पाँव के ज़ख्मों से। जैसे कि मैंने कहा कि पाँव के ज़ख्म बनते हैं और हमेशा छोटी-सी गलती से बनते हैं। मिसाल के तौर पे गलत नाखून काट लिया, मिसाल के तौर पे गलत जूता पहन लिया, खुला जूता पहन लिया या तंग जूता पहन लिया, उससे क्या होता है कि पाँव के ज़ख्म बन जाते हैं। और हमेशा मैंने ये देखा है कि छोटी सी गलती से शुरू होती है और वो बात बढ़ जाती है। अब ये देखें कि हमारे मुल्क में या इवन सऊदी अरब में जब मैं रहा था तो वहाँ भी एक थोड़ा सा सिस्टम ऐसा था कि ज़ख़म बनता है तो वो बिगड़ता क्यों है। आप ये देख लें कि आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि क्योंकि पाँव सुन्न होते हैं, सुन्न होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को, मरीज़ को महसूस नहीं होता। अगर उसका ज़ख़म बन जाता है पाँव के अंदर, तो अव्वल तो उसको पता नहीं चलता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह गुज़र जाते हैं, उस मरीज़ को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। जब पता चलता है तो ऑलरेडी उसके अंदर इन्फेक्शन आ चुका होता है, पाँव या उँगली या वो हिस्सा जिस पे इन्फेक्शन या चोट लगी है वो सूजना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले घर के टोटके इस्तेमाल होते हैं। अव्वल आप देख लीजिए कि 2-3 दिन ऑलमोस्ट उसको देर हो चुकी है, उसके बाद वो घर के टोटके शुरू होते हैं जिसमें हल्दी हो जाती है या कोई प्याज हो जाता है मिसाल के तौर पे। कुछ भी जो घर के टोटके हैं जो बुज़ुर्गों की तरफ से चले आते हैं, जो पड़ोसियों से मिलते हैं, वो इस्तेमाल होता है। जब उससे आराम नहीं आता तो फिर दम दरूद की बारी आती है, जो मोहल्ले के इमाम साहब या कोई पीर साहब जो हैं उस पे दम दरूद करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ज़ख़म अमूमन उससे भी कंट्रोल नहीं होता और बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद मोहल्ले के हकीम साहब की बारी आती है, फिर क्वैक की बारी आती है जो हर मोहल्ले में, हर गली में बैठे हैं, तकरीबन हर गली में बैठे हैं। उसके बाद होम्योपैथिक, फिर एक डॉक्टर के पास बात पहुँचती है। अब यहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 से हफ्ता तकरीबन हो चुका होता है और ज़ख़म बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि ये पाँव के ज़ख़म हैं, इनके लिए एक अलहदा मैनेजमेंट है, इनके लिए अलहदा एक दुनिया है जिसको हमने मैनेज करना है। वो भी एंटीबायोटिक्स पे चला देते हैं और पट्टियों पे चला देते हैं, ये देखे बगैर कि उसके अंदर क्या हो रहा है और क्या चीज़ें चल रही हैं। जब उससे कंट्रोल में नहीं होता तो वो एक सर्जन के पास रेफ़र करते हैं। सर्जन भी मेरे हिसाब से इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते कि पाँव के ज़ख्मों को कैसे मैनेज किया जाए। वो भी पाँव के ज़ख्मों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं जैसे आम फोड़ा होता है। तो इस तरह बात बिगड़ना शुरू हो जाती है, फिर कटने कटाने की नौबत आ जाती है। मेरे पास जब मरीज़ पहुँचते हैं तो ज़्यादा मरीज़ वो होते हैं जो अज़ा कटने के करीब होते हैं, जिसमें अंगूठा है, उँगलियाँ हैं या पाँव है। तो इतनी ताख़ीर होते होते तो बचाने के, पाँव बचाने के या पाँव कटने के उसको बचाने की थोड़ी सी कम हो जाती है, उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो ये इवेंट्स होते हैं हमारे शुगर के मरीज़ों को जब उनको कोई ना कोई ज़ख़म हो जाता है। ठीक जी। अब हमने ये देखना है कि हमने बचना कैसे है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे आसाब जो हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, हमें पाँव में कोई महसूस ही नहीं होता, कोई काँटा चुभता है, कोई चोट लगती है, जूता काटता है या हमने गलत नाखून काट लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो
पाँव कितना ख़तरे में रहते हैं। हम चलते हैं, हमारा जूता उतर जाता है और पता नहीं चलता, तो पाँव ख़तरे में रहते हैं। सिर्फ इस न्यूरोपैथी की वजह से, आसाब की वजह से हमारे पाँव के ज़ख्म की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक जी। तो हमने अब ये देखना है कि हमने बचने की कैसे कोशिश करनी है। ठीक जी। अब 4-5 चीज़ें हैं जो हमने इन पे अमल करना है ताकि हम अपने पाँव को बचाने की कोशिश कर सकें। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, या अगर मुसलमान नहीं हैं फिर भी हमें अपने पाँव की हिफाजत करना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पाँव को बचा लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ज़िंदगी गुजारने में। मैं ये भी बताता चलूँ कि पाँव है तो जहान है, पाँव है तो आप चल रहे हैं, पाँव है तो आप दौड़ रहे हैं, पाँव है तो आप अपने काम कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ते इसको कुछ हो जाता है तो आपके पाँव को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना जी, आपकी सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, आपको मोहताजी शुरू हो जाती है, आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमें पाँव की सफाई करनी चाहिए। इसके लिए क्या है कि आपको जितनी दफ़ा भी मौका मिले हमें अपने पाँव को अच्छी तरह धोना चाहिए। यहाँ पे हमारी 3 सुन्नत शरीफ़ा हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुन्नत शरीफ़ा हैं जो हमारे पाँव को बचाने में मदद करती हैं। ठीक जी। पहले ये कि जब हम वज़ू करें या जब भी हम पाँव को धोएं तो उंगलियों के बीच में खिलाल कर लेना चाहिए, जिसे हम खिलाल कहते हैं। ये सुन्नत शरीफ़ा है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पाँव के उंगलियों के बीच में जो भी मट्टी होती है, जो भी इसके अंदर चीज़ें जमा होती हैं, वो निकल जाती हैं। ठीक जी। पाँव को धोना चाहिए, इसमें आप साबुन से भी धो सकते हैं, इसके अंदर नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि आम तसव्वुर ये है कि हम गर्म पानी से या नीम गर्म पानी से पाँव को धोएं या उसमें डुबो के रखें। ये हमने नहीं करना। क्यों नहीं करना? ख़ास तौर पे सर्दियों में हम गर्म पानी से पाँव को नहीं धोना, क्योंकि पाँव सुन्न होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि पानी कितना गर्म है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाज़ मरीज़ उबलते हुए पानी में भी पाँव डाल के रख लेते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो जब भी हम पाँव धोएं, जब भी आप वज़ू करें, जब भी हम गुस्ल करें, कम से कम दिन में 3 से 4 दफ़ा या जब आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें तो पाँव को अच्छी तरह धो लें। तो इसमें खिलाल करना ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरी बात है कि जब आपने धो लिया पाँव को तो इसको अच्छी तरह आपने खुश्क करना है। ख़ास तौर पे उंगलियों के बीच में इनको खुश्क करना है। आम तौर पे ये देखा गया है कि यहाँ पे उंगलियों के बीच में, पाँव की उंगलियों के बीच में क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से उस जगह पे रतूबत बढ़ती है और उस जिल्द जो है वो नरम होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने से क्या होती है कि वो फटना शुरू हो जाती है। जब वो फटती है तो वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। आम कॉन्सेप्ट में ये इसको देखा जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तो इसको फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ से हम पानी हटा दें, यहाँ से हम मॉइस्चर हटा दें, रतूबत हटा दें तो चीज़ ठीक हो जाती है। तो पहला काम हमने ये करना है कि पाँव को अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद इसको अच्छी तरह खुश्क करना है। इसमें आप तौलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए छोटे-छोटे तौलिया रख लीजिए अपने पाँव के लिए। टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाँव की आप इसको खुश्क कर सकते हैं। खुश्क करने के लिए आप इसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ेंगे तो चूँकि जिल्द नरम होती है तो उससे ज़ख्मी हो सकती है। ऐसा-ऐसा पैट करके अपने पाँव को खुश्क करना है। तो हमने इसको धो लिया, धोने के बाद इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया। ठीक है जी। तीसरी चीज़ क्या आ रही है कि चूँकि पसीने वाले गदूद अपना काम करना छोड़ चुके होते हैं या कम हो जाता है उनका काम, तो जिल्द खुश्क रहती है। तो यहाँ पे हमने मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र में आप क्या लगा सकते हैं? आप ज़ैतून का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद है। हाथ पे तेल लगाया और पाँव को आपने लगा लेना है, या आप वैज़लिन लगा सकते हैं, ग्लिसरीन लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपको पसंद है, जो आपकी अप्रोच में है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉइस्चराइज़र क्रीम या क्रीम लगाते या लोशन लगाते वक्त ये आपने ख्याल रखना है कि आपने उंगलियों के बीच में उसको नहीं लगाना।
क्योंकि अगर उंगलियों के बीच में लगाएंगे तो वहाँ पे रतूबत हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमें यहाँ पे रतूबत नहीं चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पे रतूबत होगी तो इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक जी। तो हमने इनको धोना है, धोने के बाद इनको खुश्क करना है, खुश्क करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र पूरे पाँव को लगाना है। जब जब आप वज़ू करें, जब जब पाँव धोएं, हाथ पे तेल लगा के अपने पूरे पाँव को अच्छी तरह टांग के मिड तक आप इसको लगा सकते हैं ताकि खुश्की ना हो। ठीक जी। चौथे नंबर पे जो आपके पाँव की हिफाजत के लिए मददगार साबित होती है वो है आपकी जुराबें, सॉक्स। आपकी जुराबें अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए। अगर आपने जुराबें पहनी है और आपकी टांग पे वो घुप रही हैं, यहाँ पे निशान डाल रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी जुराबें तंग है। तो इस ऊपर वाले हिस्से को आप खींच के या ऊपर से काट के उसको खुला कर लीजिए। अब जुराबें आपकी कॉटन की होनी चाहिए, जो दूसरे लफ्ज़ों में सूती होनी चाहिए, और 100% कॉटन की होनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम 100% कॉटन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पाँव को नहीं जलाती। अगर पॉलिएस्टर या नायलॉन या मिक्स आप जुराबें पहनेंगे तो चूँकि न्यूरोपैथी होती है, पाँव जल रहे होते हैं, तो इससे मज़ीद जलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कॉटन की जुराबें पहननी हैं और कलर जो है इसका रंग सफ़ेद होना चाहिए। इसके पीछे दो मंतके हैं जो हम सफ़ेद रंग को प्रेफर करते हैं, तो तरजीह देते हैं। सफ़ेद रंग का इसलिए कि एक तो वो जल्दी गंदा हो जाता है, ठीक है जी। आपने हमेशा जुराबें पहन के रखनी है। अगर आप घर में थोड़ा सा चलेंगे, मट्टी पे जाएंगे तो आपकी जुराबें ख़राब हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी, मट्टी लग जाएगी। तो गंदी जुराबें पहन के ना आप घर में घूमेंगी, ना पड़ोस में जाएंगे, ना मस्जिद में जाएंगे, ना किसी के घर जाएंगे, ना ऑफिस जाएंगे। इसलिए आपको धुली हुई जुराबें पहननी पड़ेंगी। तो आपके लिए एक जबरी सफाई हो जाएगी जिससे आपको बचने में आसानी हो जाएगी। दूसरा सफ़ेद रंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आप चलते चलते कोई कांटा चुभता है और आपको पता नहीं चलता, कोई कील लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, जो खून निकलता है वो आपकी जुराबों पे, सफ़ेद रंग की जुराबों पे वो लग जाता है। जब आप घर आके उसको उतारते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ हो चुका है। अगर वो काली नीली पीली जुराबें होंगी तो उसमें पता नहीं चलता। तो फिर वही होगा जो मैंने पहले बताया है थोड़ी देर पहले कि आप मिस कर जाते हैं, 2-3 दिन मिस करते हैं, तो उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमने धोना है, धोने के बाद खुश्क करना है अच्छी तरह, खुश्क करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर वाइट कॉटन सॉक्स पहननी है। ठीक जी। वाइट कॉटन सॉक्स से पीछे क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। वो खुली होनी चाहिए, आजकल टखनों तक की होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। टखनों से ऊपर टांग के मिड तक आपकी जुराबें होनी चाहिए। अब आ जाता है जूता। आप सुन के हैरान होंगे कि पाँव के ज़ख्म जो बनते हैं तकरीबन उसमें 80% तक जो हिस्सा होता है वो जूतों का होता है। अगर हमारे जूते अच्छे नहीं होते तो हम 80% प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में हम जूतों को ही ठीक कर लें, ठीक जी, तो हम तकरीबन 80% पाँव के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। 100 में से 80 लोगों को हम बचा सकते हैं। मसला ये है कि जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, मैं डॉक्टर से माजरत करूँगा कि हम डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता। ख़ास तौर पर वो डॉक्टर जो डायबिटीज़ को देख रहे हैं या जनरल प्रैक्टिस को देख रहे हैं, उनके पास इतना रश होता है माशाल्लाह कि वो टाइम नहीं दे पाते मरीज़ को। मरीज़ आता है, उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या है, क्या तकलीफ़ है, दवाई लिख के दे देते हैं। हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम मरीज़ के पाँव की तरफ ही देख लें, उसके जूतों की तरफ ही देख लें। हम बातों बातों के दरमियान अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा दे के अगर मरीज़ को ये कहें कि भाई अपने जूते बदल लो, तो हमारी बात सुनते हैं और वो जूते बदल सकते हैं। अगर हम अपनी कौम के शुगर के मरीज़ों के पाँव के जूते ही ठीक कर दें तो हम 80% तक, ये स्टडीज़ हैं अमेरिका की, यूरोप की, कि हम 80% तक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक जी। अब हमारे जूते कैसे होने चाहिए? हमारे जूते बंद होने चाहिए, ठीक है, तस्मे वाले होने चाहिए या बगैर तस्मे वाले होने चाहिए, जैसे आपको पसंद है। हमारे ये जूते होने चाहिए, लेदर के जूते हों, चौड़े हों, आगे से चौड़े हों, स्पोर्ट शूज़ भी हो सकते हैं, जॉगर्स भी हो सकते हैं। तो ये हमें जूते ऐसे होने चाहिए। तो जूता हमारा खुला होना चाहिए,
चौड़ा होना चाहिए, लेसिस के साथ होना चाहिए या बगैर लेसिस के होना चाहिए। ये हवाई चप्पलें, खुली चप्पलें, फैशनेबल जूते, हाई हील जूते, कैंची वाले जूते ये पाँव की हिफाजत नहीं करते। स्ट्रैप वाले जूते हमारे पाँव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बंद जूते से ये होता है कि हमारा पाँव जकड़ा रहता है और हमारा पाँव, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बाज़ औक़ात मरीज़ को ऐसे महसूस होता है कि जूता उतर जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता। अगर हम बंद जूता पहनेंगे, जॉगर्स पहनेंगे, तस्मे वाले पहनेंगे तो उसमें पाँव जकड़े रहेंगे और उसमें आसानी रहेगी बचने के लिए। अब ये है कि जूता 1 नंबर बड़ा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम रोज़ाना चलते हैं या सुबह से शाम तक चलते हैं तो हमारे पाँव फूलते हैं। अगर हमारा जूता तंग होता तो जब हमारे पाँव सूजते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है, तो वो उसमें छोटे जूते में अकोमोडेट उसमें फंसे रहते हैं, तो इसमें ज़ख्मी होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं अपने मरीज़ों से ये कहता हूँ, ये स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि जब भी मरीज़ अपना जूता लेने जाए, अपने साथ अपने किसी रिश्तेदार को साथ लेके जाए और शाम के टाइम पे जाए, असर के बाद या मगरिब के बाद जाए। वो इसलिए कि तब तक पाँव मैक्सिमम फूल चुके होते हैं। जब हम शाम के टाइम पे जाएंगे, जुराब पहनी हुई होगी और जाके हम जूता 1 नंबर बड़ा लेंगे, पहन के देखेंगे, तो उस वक्त पहन के देखें और उस दुकान में 2-4 मिनट चल के देखें। और जो आपके साथ आपका साथी गया है, जो आपका रिलेटिव गया है, उस जूते को चेक करे, आगे से चेक करे कि उंगलियां तो नहीं फंसी हुई, पीछे एड़ी से तो नहीं रगड़ खा रहा। अगर वो जूता आपको परफेक्ट है, अच्छा है, तो पैसे दे के उसी जूते के साथ बाहर निकल जाइए। तो जूता 1 नंबर बड़ा होना चाहिए, शाम के टाइम पे लेना चाहिए, तस्मे का या बगैर तस्मे का, लेकिन लेदर का होना चाहिए। जॉगर्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जॉगर्स का ये होता है कि उसके तलवे जो हैं, उसका इनसोल जो है वो नरम होता है। जब हम जूता पहनते हैं तो अगर हमारी उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं तो उस पर ज़ख्मी होने की या उसमें सख्त होने की, जिस तरह मैंने पहले बताया है, कि रफ्तार कम हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरी सुन्नत शरीफा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, वो ये कि जब भी हम बंद जूता पहने तो उसको झाड़ लेना चाहिए, कम से कम 3 दफ़ा उसको झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पत्थर भी हो सकता है, उसमें कांटा भी हो सकता है, उसमें कोई हशरात भी हो सकते हैं। क्योंकि शुगर के मरीज़ों को एहसास कम होता है, जिसकी वजह से अगर हम कंकर के साथ जूता पहन लेंगे तो वो चुभता रहता है, कांटा चुभता रहता है, पता नहीं चलता। जब हम जूता उतारते हैं तो ज़ख्म हो चुके होते हैं, या कोई कीड़ा मकोड़ा काटता रहता है तो पता नहीं चलता। तो इसलिए जूते को झाड़ लेना चाहिए। तो हमारे पाँव को जितनी दफ़ा भी मुमकिन हो उसको धोना चाहिए। साबुन, आम साबुन जो नहाने वाला आपका साबुन, उससे आप धो सकते हैं। उंगलियों के बीच में एक खिलाल करना चाहिए, इसके बाद अच्छी तरह खुश्क करना चाहिए, ख़ास तौर पर उंगलियों के बीच में इसको, पाँव को खुश्क करना चाहिए। फिर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र जो है उंगलियों के बीच में बिल्कुल नहीं लगाना हमने। वाइट कॉटन सॉक्स पहनिए, सफ़ेद रंग की सूती जुराबें पहननी है, लंबी जुराबें, और तंग जुराबें नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर बड़ा जूता आगे से चौड़ा आपका होना चाहिए, जो चमड़े के भी हो सकते हैं और आपका जॉगर्स भी हो सकते हैं, तस्मे वाले भी हो सकते हैं, बगैर तस्मे वाले भी हो सकते हैं। ये वो है जो जनरल केयर्स हैं जिसमें अगर हम अमल करना शुरू कर दें, साथ साथ शुगर भी कंट्रोल करें, जैसे कि मैंने बताया कि उसको कैसे करना है। एक्सपर्ट आपके पास मौजूद है, उनसे मज़ीद मशवरा कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम पाँव को बचाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें करें तो हमें बचने में आसानी हो जाती है। तीसरी सुन्नत शरीफा वो है जो हम पाँव को बचाने में मदद करती है, वो है हमारे नाखून। कोशिश करें कि हर जुमे के जुमे अपने पाँव के नाखून कटवा लिया करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि कटवा लिया करें, इसलिए कि अगर आप खुद काटने बैठेंगे तो चूँकि आपको एहसास नहीं होता, पाँव में एहसास कम होता है, नर्व्स ख़राब होती हैं, तो आप गोश्त का टुकड़ा, स्किन का टुकड़ा भी साथ काट सकते हैं या नाखून को ज़्यादा ही काट सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल हालात में क्या होता है, जब हम नाखून काटने लगते हैं, ज़्यादा कटता है तो हमें दर्द होता है, आपको दर्द नहीं होता। शुगर के मरीज़ों को दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो सकते हैं। चूँकि शुगर की वजह से नज़र पे भी असर हो जाता है, आपको चाहते ना चाहते हुए आँखों पे असर हो जाता है। अगर आप खुद काटने बैठेंगे तो एहतमाल ये होता है कि आप ज़ख्मी कर बैठेंगे। तो इसलिए घर में अगर उनके कोई इस वक्त जो सुन रहे हैं, उनके रिलेटिव या रिश्तेदार जिनको शुगर नहीं है, जो यंग हैं, जिनकी आँखें सही हैं, वो अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की, अपने माँ बाप की जिनको शुगर है, उनके नाखून आप जुम्मे के जुम्मे खुद
काटें। ठीक है जी। पाँव के नाखून इसलिए काटने ज़रूरी हैं क्योंकि बाज़ औक़ात उंगली जो है ना आपस में चढ़ जाती हैं लेटर, आखिर में जब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, शुगर कंट्रोल में नहीं होती और लंबे अरसे तक होती है, तो उंगली एक दूसरे पे चढ़ी रहती हैं, और नाखून जो हैं अगर बड़े होते हैं तो एक दूसरे के साथ रगड़ खा के दूसरी उंगली को ज़ख्मी कर सकते हैं। इसलिए नाखून कटने चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि हम ये कोने ना रहें और नाखून बिल्कुल साफ़ हो, इसको फाइल कर लेना चाहिए ताकि वो शार्प ना रहें, इंजरी ज़ख्मी ना कर सकें। ठीक है जी। नाखून कोशिश करें कि सुन्नत शरीफा है कि जुमे के जुमे कटवा लें। हाथ के नाखून भी हमने ज़रूर काटने हैं उसी वक्त जब हमने पाँव के नाखून काटने हैं। हाथ के नाखून इसलिए कि अगर नाखून बड़े होंगे और हम ख़ारिश कर दें, जो कि अमूमन रात के टाइम पे होती है, चूँकि जिल्द खुश्क होती है पूरी टांग में, पाँव में, अगर नाखून बड़े होंगे और नींद में हम खुजाएंगे तो क्या होता है कि ज़ख़म हो जाता है। अक्सर मरीज़ ऐसे आते हैं जिनकी टांग पे ज़ख़म होता है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, मुसलमान मुल्क हैं, ये कल्चर है कि हम ख़वातीन और हज़रात जो हैं अपनी टांगें को ढक के रखते हैं, वो एक्सपोज नहीं करते जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है, तो वो मिस हो जाती है। उसमें भी 2-3 दिन हो जाते हैं, जब उस वक्त पता चलता है जब बुखार होने लगता है या उसमें से पी पड़ जाती है। ठीक जी। तो हाथ और पाँव के नाखून जुमे के जुमे कटवा लेने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जब भी आप मोटरसाइकिल पे बैठें, जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठें, ये आप हमेशा याद रख लीजिए कि आपने बंद जूते के साथ बैठना है। बंद जूता ऐसा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसके पीछे मंतक ये है कि जब आप मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो उससे अगर खुला जूता होगा या चप्पल होगी या हवाई चप्पल होगी या कैंची वाली चप्पल होगी, तो साइलेंसर के साथ और इंजन के साथ हमारे पाँव लगते हैं, एड़ी लगती है और पिंडली लगती है और वो जल जाते हैं, क्योंकि शुगर की वजह से एहसास कम होता है, तो वो घर पहुंचते पहुंचते वो हिस्सा जल जाता है। ठीक जी। इसके अलावा आप अपने घर के सहन में गर्मियों में या मस्जिद में या मज़ार पे आप जाते हैं तो नंगे पाँव फर्श पे खड़े नहीं होना, क्योंकि उस वक्त उसमें क्या होता है कि पाँव सुन्न होते हैं, वहाँ 5-10 मिनट खड़े रहने से ये होता है कि वहाँ पे में छाले बन जाते हैं और जल जाता है पाँव। अच्छा जी, ये करना है। एक कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान में चली आ रही है, जो मैंने सऊदी अरब में कम देखी थी, वो ये है कि हम डॉक्टर हजरात और पड़ोसी और बुज़ुर्ग ये मशवरा देते हैं कि अगर किसी के पाँव सुन्न हो रहे हैं तो वो पाँव को नीम गर्म पानी में डबो के रखें। उसके अंदर पता नहीं जो जो कहता है, कोई हल्दी कहता है, कुछ और कहता है, उसमें डालने का कह देते हैं। उससे ये कहा जाता है कि इससे पाँव आपके जलना बंद हो जाएंगे। जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आपके पाँव ज़ख्मी हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नीम गर्म पानी की कोई ख़ास तारीफ़ नहीं है। नीम गर्म पानी मेरे लिए कुछ और है जिसको शुगर नहीं है, आपके लिए कुछ और है जिसको शुगर है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी आदत बनी हुई है और आपको गर्म पानी दिया जाता है, नीम गर्म पानी दिया जाता है और आप पाँव उसके अंदर डबो के रख लेते हैं। उसके अंदर जो भी डालते हैं उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि गलती से कभी ऐसा भी होता है कि वो गर्म पानी नीम गर्म पानी के बजाय ज़्यादा गर्म हो सकता है। ठीक है ना। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। जद्दा में था तो मेरे एक मरीज़ थे, पाकिस्तानी थे, तो उनको किसी फूफी ने कहा कराची से कि तुम्हारे पाँव बहुत जलते हैं, इस तरह करो कि इनको गर्म पानी में डबो के रखा करो, इससे आराम आएगा। तो उसकी आदत बन गई। तो उसकी वाइफ ये कहती हैं कि एक दफ़ा गलती से मुझसे पानी ज़्यादा गर्म हो गया, पानी उबल गया। मैं लेके उसके पास गए, अपनी मियाँ के पास, उसके पास कहा कि ये पानी तुम्हारे पास रख रही हूँ, लेकिन जब तक मैं ना आऊँ इसके अंदर पाँव नहीं रखना। क्योंकि उस मरीज़ की आदत बनी हुई थी। जैसे ही कहती है मैं बाहर गई, उसने पाँव उसके अंदर रख लिया उबलते हुए पानी में। कहती 5-10 मिनट के बाद जब मैं वापस आई तो मेरी चीखें निकल गईं। तो उसने मुझे फ़ोन पर रोते रोते कहा कि मेरे मियाँ ने ये हाल कर दिया है, पाँव अब ऐसे हो गए थे जैसे आलू से छिलका उतरता है। तो उस काम से हमें बचना चाहिए जिससे ज़रा सा भी ख़तरा मौजूद हो। नीम गर्म पानी से कोशिश करें कि परहेज़ करें। सर्दियों में अमूमन हम ये करते हैं कि गर्म पानी से इसको
धोते हैं या गर्म पानी में डबो के रखते हैं ताकि गर्म हो, तो ये नहीं करना चाहिए। सर्दियों में एक जो है कि जब आप नहा रहे होते हैं, जो पानी आपके सर पे या फेस पे या जिस्म को मुआफिक होता है वही आपके पाँव के लिए भी मुनासिब होता है। इसलिए पाँव के लिए अलहदा गर्म पानी नहीं करना। ठीक जी। और सर्दियों में हीटर के सामने पाँव नहीं रखने, आग के सामने पाँव नहीं रखने, क्योंकि पाँव सुन्न होते हैं, वो जल जाते हैं। ठीक जी। ये वो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम डॉक्टर हजरात को आपको बतानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि पाँव कैसे धोने चाहिए, खुश्क कैसे करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र कैसे लगाना चाहिए, आपकी जुराबें कैसे होनी चाहिए, आपके जूते कैसे होने चाहिए, और जनरल केयर आपकी कैसे होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप जो पाँव के ज़ख़म बनते हैं उससे आप बचे रहेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब एक ज़ख़म बन जाता है पाँव का, तो कई महीने ले लेता है उसको ठीक होने में। क्यों कई महीने ले लेता है? मैंने शुरू में बता दिया कि हमारा अंदर का डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही नफीस किस्म का तवाज़ुन के साथ चलता है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं करते या खुराक उसको नहीं देते जिस्म को, तो वो चीज़ें लंबी हो जाती हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता किसी आप में से किसी को, किसी शख्स को पाँव का ख़राब हो गया है, उसकी उंगली ख़राब हो गई और कटने के करीब आ गई है, तो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये है कि अगर एक शख्स की एक उंगली कट जाती है तो ये देखा गया है कि उसकी भी दूसरी उंगली कटती है, फिर आधा पाँव कटता है, फिर पूरा पाँव कटता है, फिर टांग कटती है, फिर उसकी ज़िंदगी कट जाती है। मैं आपको ये मुख्तसरन बताना चाहूँगा, टाइम हमारे पास थोड़ा है, वो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है, पाँव के ज़ख़म क्यों बिगड़ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाँव के ज़ख़म को ठीक करने में या ख़राब करने में 3 लोगों का बड़ा हाथ होता है। एक होता है मरीज़, दूसरा होता है उसके लवाहिकीन, तीसरे होता है उसका डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है। ठीक जी। मरीज़ की क्या ज़िम्मेदारी है कि खुदा न खास्ता उसको कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल करे, वक्त पे खाना खाए, मुनासिब खुराक ले, वक्त पे अपनी दवाई ले, वक्त पे पट्टी कराए, वॉशरूम जाए, बैतुल खला जाए तो अपने पाँव को ज़ख़म को बचाने की कोशिश करे। अगर वो अपने वक्त पे दवाई नहीं खाता, वक्त पे खुराक नहीं लेता, अपने ज़ख़म की हिफाजत नहीं करता, टेंशन लेते हैं और शुगर को कंट्रोल कर नहीं करता वो पेशेंट, तो ज़ख़म ख़राब हो सकते हैं। अगर मरीज़ के लवाहिकीन उसके वक्त पे पट्टी नहीं करते, उसको वक्त पे खुराक नहीं देते, वक्त पे दवा नहीं देते, वक्त पे डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो ज़ख़म ख़राब हो सकते हैं। आपका डॉक्टर अगर सही वक्त पे सही फ़ैसले नहीं करता तो ज़ख़म ख़राब हो सकते हैं। इसके पीछे ये है कि या तो उसके पास तजर्बा नहीं होता या इल्म नहीं होता, किसी भी वजह से डॉक्टर भी गलती कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी कम इल्मी की वजह से कोताही हो सकती है। तो ज़ख़म को ठीक करने में, ख़राब करने में 3 लोगों का बड़ा हाथ होता है, जिसमें एक आप मरीज़ होते हैं, दूसरे आपके लवाहिकीन होते हैं, तीसरा आपका डॉक्टर होता है। मैं ये भी बताता चलूँ कि ज़ख़म को ठीक करने में या ख़राब करने में हम तीनों का साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे आप दोनों की ज़रूरत नहीं है, मरीज़ के उसके लवाहिकीन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेला ठीक कर लूँगा, ये मेरी गलत फ़हमी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको आपके लवाहिकीन के, आपके डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपकी गलत फ़हमी है। अगर आपका रिश्तेदार ये समझता है कि हम दोनों की उसको ज़रूरत नहीं है, वो ज़ख़म को ठीक कर सकता है, ये बात भी ठीक नहीं है। ज़ख़म तब ठीक होता है अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है, जब हम तीनों मिलके चलेंगे, हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। ठीक जी। तो आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि पाँव के ज़ख्मों से बचा जा सकता है। पाँव के ज़ख़म, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत खर्चा कराते हैं, बार बार बनते हैं और बिगड़ते बहुत ज़्यादा हैं, इनसे बचा जा सकता है। वो जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, अगर हम उसको अमल करना शुरू कर दें तो हम पाँव के ज़ख्मों से अच्छी तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली सेशन में, जब भी हमारा अगला सेशन होगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ज़ख़म हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म हुआ है, मिसाल के तौर पे अंगूठे पे ज़ख़म हुआ, वो बिगड़ा और वो अंगूठे का कुछ हिस्सा या पूरा अंगूठा काला हो गया, अब उसका कोई हल नहीं होता कि उसको काटा जाए।
क्योंकि और जब वो काला हो जाता है तो उसके बचने की बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है कि उसको बचाया जाए। तो बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि मरीज़ या उसके लवाहिकीन ज़िद में आ जाते हैं कि नहीं, हमने उस अंगूठे को या उस उँगली को या उस हिस्से के पाँव को हमने नहीं कटवाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है ना कि एक दफ़ा कट जाए तो फिर दूसरा कटता है, फिर तीसरी चीज़ कटती है, फिर आखिर में ज़िंदगी कट जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आपके पाँव का कोई हिस्सा ख़राब हो गया है तो उसकी सर्जरी कराने में ही आफ़ियत होती है, क्योंकि अगर आप उस अंगूठे को जो कि ख़राब हो गया उसको बचाने के पीछे पड़े रहेंगे तो आप पूरे पाँव को गंवा लेंगे। तो अगले सेशन में इंशाल्लाह हम ये मैं भी ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ज़ख्म हो गया है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ओके जी। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, खुश रहें, शुगर को कंट्रोल करें, अपने पाँव की हिफाजत करें और पाकिस्तान को अपाहिज होने से बचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।